ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सूजी एंड सुहू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। एंड सूजी हमें बता रही होती है कि उनकी शादी को 3 इयर्स हो चुके हैं एंड फाइनली आफ्टर 3 इयर्स उन दोनों के बीच कुछ फिजिकल रिलेशन का प्रोग्रेस हो पाया है। एंड यहाँ पे धीरे धीरे ये किस मेकआउट और एंड नाइट में बदल जाती है, जहाँ पर सो जाने के बाद सूजी को नाइटमेयर आ रहे थे और ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत में पास्ट में हो चुका है, जहाँ पर एक बिल्डिंग में आग लग चुकी थी और सूजी जैसे तैसे वहां से बाहर निकली थी। यहाँ पर सोहू भी नोटिस करता है कि सूजी को जरूर कुछ हुआ है, पर वो जाकर स्मोक करने लग जाता है, जिसके स्मेल से यहाँ पर सूजी उठ जाती है एंड उसके पास जाती है उसे पूछते हुए कि तुमने तो स्मोक करना बहुत पहले ही बंद कर दिया था। लेकिन सोहू इस चीज का उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। सूजी एक्सपेक्ट कर रही थी कि मे बी अब टाइम आ चुका है जहाँ पे उन दोनों के बीच का रिलेशन नॉर्मलाइज हो सकता है, बट नहीं, यहाँ पर तो सुहो उसे डिवोर्स के लिए बोल देता है, जो पेपर्स डेस्क पे ऑलरेडी पड़े हुए थे। सूजी सुहो से डिवोर्स का रीजन पूछती है एंड सुहो का रिस्पॉन्ड एक ही होता है कि उसकी लवर्सिया अब अब्रॉड से वापस आ चुकी है, बस इसी रीजन की वजह से। एंड यहाँ पर सूजी ओके बोलकर उन पेपर्स को लेकर चली जाती है, बिकॉज वो अब और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी अपने घर चली जाती है अपनी मम्मा को बताते हुए कि वो अब से उन्हीं के साथ रहेगी। आंटी सूजी को देखकर खुश तो होती है, पर जैसे ही यहाँ पर बड़ा सा बैग देखती है वो समझ जाती है कि जरूर उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ होगा। एंड सूजी यहाँ पे बताती है कि वो कोई नॉर्मल सा झगड़ा नहीं था। एंड आंटी समझ जाती है कि जरूर सुहो ने सामने से सूजी को डिवोर्स के लिए बोला होगा। यहाँ पर आंटी को बहुत गुस्सा आ जाता है, सूजी पर नहीं बल्कि सुहो पर, बिकॉज 3 साल पहले यहाँ पर सुहो का कार एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट की वजह से उसने अपने पैर खो दिए थे और उस समय इसी रीजन की वजह से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सिया उसे छोड़कर जा चुकी थी। और तब से सूजी ने यहाँ पर सुहो का कंप्लीट ध्यान रखा है। वो एक नानी बनकर आ चुकी थी, जहाँ पर दिन भर उसके मेडिकेशंस का ध्यान रखना और उसके मसाजेस का ध्यान रखना उसकी दिनचर्या थी। और अब जब यहाँ पर वो फाइनली अच्छा बन चुका है तो वो वापस से अपनी एक्स के पास जाना चाहता है। सूजी यहाँ पर कहती है कि माँ, जो हुआ उसे हम भूल जाते हैं, वैसे भी मैंने ऑलरेडी अब इतना टाइम वेस्ट कर लिया है, मैं और वेस्ट नहीं करना चाहती। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक्चुअल में सूजी की जो ग्रैंडमा थी यानी कि सूजी की मम्मा की मॉम, वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में थी। उनकी सर्जरी के लिए उन्हें यहाँ पर बहुत सारे पैसे चाहिए थे और इतने सारे पैसे अवेलेबल नहीं थे। एंड उसी के साथ साथ उस समय यहाँ पर सुहो के मॉम डैड भी थे, जो कि चाहते थे कि यहाँ पर सुहो के साथ कोई तो रहे, बिकॉज उन्हें सिया के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका था कि वो उसे छोड़कर जा चुकी है उस एक्सीडेंट की वजह से। उस समय यहाँ पर सूजी ने सुहो की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का प्रॉमिस किया था। वो जभी भी यहाँ पर उसका ध्यान रखती और जभी भी यहाँ पर सुहो नींद में होता, तब हमेशा यहाँ पर वो सिया का नाम बोला करता था, जो सूजी भी नोटिस करती थी। पर हमेशा वो उसे इग्नोर कर देती थी, ये सोच के कि आखिर कोई इंसान कब तक यहाँ पर उस पर्सन के बारे में सोचता रहेगा। हम यहाँ पे प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे आंटी बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। वो सूजी से कहती हैं कि अब तुम्हें उस पास्ट में वापस से झांकने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही ओवरथिंक करने की, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सूजी, तुमने अपना 100% दिया है और अगर कोई रिग्रेट करेगा तो वो सुहो हो जाएगा। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उसे एक आर्ट गैलरी का इनविटेशन कार्ड देती हैं, जहाँ पर सूजी उस आर्ट गैलरी में चली जाती है एंड उसका फेस ऑफ यहाँ पर सिया के साथ हो जाता है। जहाँ पर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बार सूजी जब मॉर्निंग में उठती है तो वो सुहो के बेड पर उसके साथ थी एंड सुहो ने बताया था कि तुम रात को नींद में चलकर मेरे पास आई हो। हालांकि सूजी इन बातों पर बिलीव नहीं करती है और जैसे ही यहाँ पर वो जाने लग जाती है वैसे ही उसे यहाँ पर कुछ लोग आकर किडनैप कर लेते हैं। एंड यहाँ पर इन लोगों ने सूजी को किडनैप इसलिए किया था क्योंकि ये सभी चाहते थे कि सूजी उनके लिए एक पुरानी पेंटिंग को रिवील कर सके। सूजी कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे घर पे पता चला कि मैं घर पर नहीं आई हूँ तो वो लोग पुलिस कंप्लेंट कर देंगे एंड उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं, फिर तुम्हारा काम भी नहीं हो पाएगा। तो वो लोग यहाँ पर उसे अलाउ करते हैं सिर्फ एक कॉल करने का, जो कि सूजी की मम्मा का होता है। सूजी अपनी मम्मा से झूठ बोलती है कि वो अपने दोस्त के घर जा रही है 2 दिनों के लिए और कहती है, एंड हाँ मॉम, अब अपनी डायबिटीज की मेडिसिन लेना मत भूलना। आंटी खुश थी कि यहाँ पर वो अपने दोस्त के घर रह रही है, लेकिन ये डायबिटीज वाली मेडिसिन वाली बात सुनते ही आंटी को यहाँ पर डाउट होने लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वो लोग उसका फोन छीन कर कट कर देते हैं और उसे उस पेंटिंग के पास लेकर आ जाते हैं, जिस पेंटिंग को देखते ही यहाँ पर सूजी समझ जाती है कि ये बहुत ही पुराने टाइम से बिलोंग करती है, वो हिस्टोरिकल जमाने से है। तभी यहाँ पर सूजी उसे और अच्छे से देखने लग जाती है और उन्हें बताती है कि ये कोई 2 दिन का काम नहीं है, इस काम को खत्म करने में एटलीस्ट मंथ लग सकते हैं। बट यहाँ पर उन किडनैपर्स को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उन्हें पता है एक बार ये पेंटिंग रिस्टोर हो गई तब सूजी को यहाँ पे भारी भरकम अमाउंट मिलेगा,
जिसके बाद में यहाँ पर सूजी उन्हें नोट्स पर कुछ चीजें लिख कर देती है एंड बताती है कि मुझे ये सारे सामान लगेंगे अगर इस पेंटिंग को रिस्टोर करना है तो। वो गैंग का लीडर वैंग कहने लग जाता है कि ठीक है, वहीं पर रुको और जाने की कहीं कोशिश करना भी मत, ये सभी सामान मैं लेकर आता हूँ। वो सभी लोग यहाँ पर सामान लेने जाते हैं और कुछ लोग सूजी पर नजर रखते हैं। सूजी वहाँ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर देख रही होती है कि कहीं तो उसे एग्जिट का रास्ता मिल जाए, और तभी वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। ये देखते ही वहाँ मौजूद लोग वैंग को बुलाते हैं और सभी सूजी को रोकने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं। सूजी और भी तेजी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। तब वैंग चिल्लाकर कहता है, लगता है तुम ऐसे सुनने वाली नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है तुम उस छोटी सी खिड़की से बाहर निकल जाओगी। ये कहकर वो सूजी को नीचे की ओर खींचने लगता है और किडनैपर्स आपस में कहते हैं कि अब इसे प्यार से रखने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद वो सूजी से हाथापाई शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी सुहो वहां उसे बचाने के लिए आ जाता है। सूजी को बचाने की जद्दोजहद में सुहो के हाथों में गहरी चोट आ जाती है। तभी पुलिस के आते ही यहाँ पे वो सभी लोग डर जाते हैं और नीचे की ओर बैठ जाते हैं अपने आप को सरेंडर करते हुए। तब सूजी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को सारी बातें भी बताती है कि ये सभी लोग यहाँ पर उसका फायदा उठा रहे थे और उससे एक बहुत ही पुरानी पेंटिंग को रिस्टोर करवाना चाहते थे, जो कि शायद इल्लीगल काम है। तब यहाँ पर पुलिस सूजी को थैंक यू बोलती है, ये कहते हुए कि वो लोग जरूर इन सभी चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन्हें पनिश करेंगे। सूजी यहाँ पर सुहो के हाथों में चोट देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लग जाती है, पर सुहो उसे देखकर खुश था कि वे एटलीस्ट सेफ थे। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हग करते हैं और तभी यहाँ पर सुहो को सिया का कॉल आ जाता है, जो कि उसे कहती है, आई होप सूजी तुम्हें मिल गई होगी। सुहो कहता है कि हाँ, मिल चुकी है। तब सिया यहाँ पर उसे कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, वो डर गई होगी, तुम्हें मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। सूजी यहाँ पर सब कुछ सुन लेती है और वो सुहो से सिर्फ एक क्वेश्चन करती है कि आखिर सिया को कैसे पता चला कि सूजी यहाँ पर है। तब सुहो बता रहा था कि तुम्हारी मम्मा का मुझे कॉल आया था। यहाँ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि जब सूजी ने अपनी मॉम से फोन पर कहा था कि डायबिटीज की मेडिसिन ले लेना, तब आंटी को डाउट हो गया था क्योंकि उन्हें डायबिटीज तो है ही नहीं। उन्हें समझ आ गया कि सूजी मुसीबत में है और इसलिए उन्होंने सुहो को कॉल लगाया था, जिसकी वजह से वो आज आकर सूजी को बचा पाया है। सुहो उसे अपने साथ घर जाने के लिए कहता है, पर सूजी मना कर देती है, ये बोलते हुए कि मैं ग्रैंडमा को एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, और बस वहां से वो चुपचाप चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सुहो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके घर आता है। नशे में वो कॉन्टिन्यूअसली सूजी का नाम बुला रहा था। तब असिस्टेंट सूजी को कॉल लगाता है और उसे ये सारी बातें बताता है, क्योंकि वो चाहता था कि सूजी वहां आ सके। सूजी सेल्फ डाउट में होती है। तब उसकी मम्मा उसे समझाती हैं कि देखो, अभी तक तुम दोनों का डिवोर्स फाइनलाइज नहीं हुआ है, तुम उसकी वाइफ हो तो तुम जा सकती हो सकता है तुम्हारे बीच कुछ बातें हो जाएं। इसलिए सूजी वहां के लिए निकल जाती है। सुहो के पास असिस्टेंट को लगता है कि शायद सूजी आई है, बट वहां सिया आ जाती है। असिस्टेंट सिया से कहता है कि मैडम, सुहो ने बहुत ड्रिंक कर रखी है, तो आई थिंक आपको घर चले जाना चाहिए, आप उन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगी। सिया बोलती है कि नहीं, जरूरत नहीं है, अच्छी बात है कि उसने ड्रिंक किया है, मैं उसे हैंडल कर लूंगी, तुम अब जा सकते हो। असिस्टेंट वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ सिया भी सुहो के मुंह से सूजी का नाम सुन लेती है, जिससे उसे बहुत जलन होती है। वो जानबूझकर उसके ऊपर बैठ जाती है ताकि सुहो का फायदा उठा सके, लेकिन सुहो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वो सिया को देखता है और उसे अपने ऊपर से हटने के लिए कहता है। सिया उसे किस करने की कोशिश करने लगती है। तब सुहो कहता है कि देखो, मैं ड्रंक हूँ, तुम ये सब मत करो, ये ठीक नहीं होगा। तब सिया कहती है कि लगता है तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया है। मैंने तुमसे कहा ना, उस दिन वो सब मेरी मॉम ने तुम्हें फोटोग्राफ लगाकर भेजा था, मैंने तुम्हारे लिए कोई ब्रेकअप लेटर नहीं लिखा था। तुम्हें पता भी है कि 3 साल मुझे अपने मॉम डैड के अंडर तुम्हारी यादों में कैसे रहना पड़ा है। मैं उनसे झगड़कर अब तुम्हारे पास वापस आई हूँ और तुम मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हो। जैसे ही सिया दरवाजे पर सूजी का शैडो परछाई देखती है, वो समझ जाती है कि सूजी आ रही है। वो जानबूझकर किस करने के लिए आगे बढ़ती है और सूजी जैसे ही लाइट ऑन करती है, एंगल ऐसा था जैसे दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हों। सिया नाटक करते हुए कहती है, देखो सूजी, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। सूजी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि देखो, तुम दोनों को जो करना है तुम वो दोनों कर सकते हो, लेकिन इसमें बार बार मुझे पीछे बुलाकर मुझे हर्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा बोलकर गुस्से में वो चली जाती है जहाँ पर सुहो उसके पीछे जाने वाला था, बट सिया उसे रोकने लगती है। सिया कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सूजी को सब एक्सप्लेन कर दूंगी कि जैसा उसने देखा वैसा कुछ नहीं था। सुहो बोलता है कि जरूरत नहीं है, अगर तुम उसे एक्सप्लेन करने जाओगी तो तुम चीजें और भी ज्यादा बिगाड़ दोगी। वहीं दूसरी ओर बाद में यहाँ पर वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं सब कुछ समझ रही हूँ, यहाँ पर मेरी गलती यही है कि मैंने तुम्हारा इतने साल तक इंतजार किया है सुहो, और तुम इन सब की सजा मुझे इस तरीके से दे रहे हो। आखिर मैं तुम्हें अपने आप पर कैसे बिलीव दिलाऊं। तब सुहो कहता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मूव ऑन कर जाओ, तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट नहीं करेंगी।
सिया बोलती है कि मैं सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है और आखिर कब तक तुम यहाँ पर ऐसे रहोगे? तो तुम्हें नहीं लगता कि सब कुछ यहाँ पर मेरे लिए हुआ है? एंड तब सुहो उसे बताता है कि देखो ये शादी यहाँ पर ग्रैंडमा की वजह से हुई थी, और वैसे भी रही बात यहाँ पर सूजी के साथ डिवोर्स की, तो वो डिवोर्स मैंने तुम्हारी वजह से नहीं दिया है, इसलिए तुम इस मैटर से बाहर रहोगी तो बेटर होगा। ऐसा बोलकर वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। एंड नेक्स्ट डे यहाँ पर सिया चली जाती है सूजी से बात करने के लिए, जहाँ पर वो सूजी के लिए बुके लेकर आई थी, ये बोलते हुए कि मुझे तुमसे बात करनी है, और हाँ, ये बुके तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मुझे यहाँ पर सुहो ने दिया है। अब देखो ना, इतने साल हो चुके हैं, बट सुहो को अभी भी पता है कि मुझे व्हाइट रोजेस कितने ज्यादा पसंद है, क्योंकि व्हाइट रोजेस यहाँ पर पैशनेट लव का सिंबल हैं। यहाँ पर सूजी उसे क्लियरली कहती है कि देखो मैं तुमसे कुछ बात करना नहीं चाहती, इससे बेटर होगा अगर तुम यहाँ से चली जाओ तो। तब वो बोलती है कि अरे ऐसे कैसे चली जाऊं, एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा ना कि कल रात क्या हुआ था। सूजी कहती है कि एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, भले ही वो 2 साइडेड हो या 1 साइडेड हो, मुझे यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता, तो तुम जो करना चाहो कर सकती हो। सिया बोलती है कि अरे तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घमंडी निकली, तुम तो सिर्फ सुहो के सामने यहाँ पर मीठी मीठी बातें करती हो और धीमी आवाज में बातें करती हो कि जैसे तुम यहाँ पर कितनी इनोसेंट हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम मेरा सब्स्टिट्यूट हो, और वैसे भी मेरे जाने के बाद तुम्हें रखा गया था, और जब मैं वापस आ चुकी हूँ तो तुम्हें यहाँ से जाना तो पड़ेगा ही सूजी, जो चीज यहाँ पर सुहो जरूर करेगा। ऐसे में तुम दोनों का डिवोर्स तो होने वाला है। सूजी उसे कहती है कि तुम्हें पता है क्या, अगर तुम यहाँ रही तो फिलहाल हमारा डिवोर्स फाइनलाइज नहीं हो पाएगा। एंड ये बात सुनकर यहाँ पर सिया गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि देखो आई नो कि तुम दोनों की शादी क्यों हुई थी, जस्ट बिकॉज यहाँ पर तुम्हारी ग्रैंडमा को पैसों की जरूरत थी। वो उस समय आग से पूरी की पूरी लथपथ थी और तब यहाँ पर उतने पैसे तुम्हारे पास थे नहीं, इसलिए आज मैं यहाँ पर तुम्हें उस दिन का डबल अमाउंट पे कर रही हूँ। इस पैसे को लो और सुहो को छोड़कर चली जाओ। सूजी इन पैसों को लेती है एंड कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरी फैमिली यहाँ पर एंशिएंट पेंटिंग्स को रिस्टोर करती है, उन्हें सिक्योर करती है, और उससे हम पैसे अर्न करते हैं, ना कि इस तरीके से। और ये रहा तुम्हारे डैड का चेक, जहाँ पर तुमने तो अपने बलबूते पे कुछ किया भी नहीं है। इवन तुम्हारा फेस पहले से बहुत बदला नजर आ रहा है, लगता है तुम्हारे डैड के कुछ ज्यादा ही पैसे चले गए होंगे तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी को लेकर। ऐसा ताना मारते हुए यहाँ पर वो उस चेक को फाड़ देती है। एंड यहाँ पर गुस्से में आकर सिया सूजी के ऊपर हाथ उठाने वाली थी कि तब तक वहाँ पर डेजी आ जाती है, जो कि सुहो की सिस्टर है। वो आते ही यहाँ पर सूजी का साइड लेने लगती है और सिया पर चिल्लाती है। सिया कहती है कि तुम इस लड़की की साइड ले रही हो, डेजी तुम्हें तो यहाँ पर मेरी साइड लेनी चाहिए। डेजी बोलती है कि देखो मैं यहाँ पर कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं हूँ जिसे तुम यहाँ पर ब्रेन वॉश कर सको। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है कि 3 साल पहले तुम मेरे भाई को इसलिए छोड़ के गई थी बिकॉज उसका कार एक्सीडेंट हुआ था और वो चलने फिरने के लायक नहीं बचा था, और अब जब वो यहाँ पर प्रॉपर्ली हील हो चुका है, अच्छा बन चुका है, तब तुम उसकी वाइफ के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही हो और उसकी लाइफ में वापस इंटरफेयर करना चाहती हो। एंड यहाँ पर अचानक से सिया के हाव भाव बदल जाते हैं क्योंकि उसने सुहो को आते देख लिया था। तब वो यहाँ पर डेजी से कहती है कि देखो तुम समझ नहीं रही हो, वो सब कुछ यहाँ पर किसी मजबूरी की वजह से हुआ था, वो सब कुछ मैंने बिल्कुल नहीं किया था। एंड तब तक वहाँ पर सुहो आ जाता है, जहाँ पर वो गुस्से में पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। सिया कहती है कि इसमें मेरी गलती है, मैंने सोचा कि आज आकर मैं यहाँ पर सूजी को एक्सप्लेनेशन दूंगी और उसे समझाऊंगी कि हमारे बीच कुछ नहीं है, लेकिन सूजी बहुत गुस्से में थी, उसने मेरी इंसल्ट की और उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। तभी यहाँ पर सुहो सूजी से पूछता है कि क्या ये सब कुछ सच है। सूजी कहती है कि ठीक है, अगर तुम बिलीव करना चाहो तो सच है और नहीं करना चाहो तो नहीं है। वहीं दूसरी ओर बाद में यहाँ पर सिया रोने का नाटक करने लगती है, जहाँ पर डेजी अपने भाई से कहती है कि अच्छा तो तुम अभी भी सिया के ऊपर बिलीव करना चाहते हो, तुम्हें पता है ना कि सूजी कितनी अच्छी इंसान है, वो किसी पर चिल्ला भी नहीं सकती, अगर सामने वाले की गलती भी होगी तो वो उसे समझाकर छोड़ देगी, और तुम सचमुच इस पर बिलीव कर रहे हो। अगर मैं इसके बदले होती तो मैं यहाँ पर इसे बहुत थप्पड़ मारती, तब तक जब तक यहाँ पर वो रोए ना। ये सुनते ही यहाँ पर सुहो चिल्लाता है एंड कहता है कि ऐसे मत करो, उसे यहाँ पर डिप्रेशन है और तुम सिया से ऐसी बातें नहीं कर सकती। फिर हम यहाँ पर उसी सीन में आ जाते हैं जिस दिन यहाँ पर वो एग्जीबिशन में गई होती है। एंड तभी यहाँ पर सिया एक पेंटिंग लेकर आई हुई थी, जहाँ पर सिया के अकॉर्डिंग वो पेंटिंग सबसे एंशिएंट प्राचीन पेंटिंग है, इसलिए यहाँ पर सूजी उस पेंटिंग को डेस्क पर लेकर जाती है एंड उसके ऊपर कुछ केमिकल्स डालने लगती है, जिस वजह से यहाँ पर सिया को गुस्सा आता है और वो डर जाती है। वो कहती है कि देखो तुम्हारी वजह से अगर ये पेंटिंग खराब हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बिकॉज ये बहुत पुरानी पेंटिंग है जो कि बहुत ज्यादा मिलियन की है।
सूजी उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, अगर खराब हुई तो मैं तुमने जितने दाम में इसे खरीदा है उसका दुगना तुम्हें पे कर दूंगी। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो उस पेंटिंग पर कुछ काम करती है, जिसके बाद वो उन सभी को बताती है कि ये एक फेक पेंटिंग है। सिया कहती है कि झूठ बोलना बंद करो, ये फेक पेंटिंग नहीं हो सकती। तुम्हें लगता है यहाँ पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स का कुछ आइडिया नहीं होगा। सूजी बताती है कि तुम यह बात मुझसे बोल रही हो जिसकी फैमिली यहाँ पर ये काम करती है। मुझे यहाँ पर सही और गलत पेंटिंग के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझ आता है। मैं देख के भी बता सकती हूँ कि कौन से टाइम में बनी गई है, कौन से पेंट ब्रश से, कौन से पेंट से। और तुम रही अपने डैड के पैसे उड़ाने वाली लड़की, जो कि यहाँ पर सिर्फ नाम जानकर उस पेंटिंग को खरीद लेती है, ये जाने बगैर कि वो रियल है या फिर नहीं। एंड सिया इसी बातों में बहुत चिढ़ जाती है। तब तक वहाँ पे सुहो आ जाता है एंड पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें कौन बुली कर रहा है। एंड तब सिया कहती है कि सुहो देखो ना, ये मुझे बहुत इरिटेट कर रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है और परेशान कर रही है। एंड वास्तव में हम यहाँ पर उस सीन पर आ जाते हैं जब यहाँ पर सिया गुस्सा होकर रोकर चली जाती है। एंड सुहो यहाँ पर डेजी पर चिल्लाता है कि तुम्हें बड़ों के बीच बात नहीं करनी चाहिए, हम बड़े आपस में बात कर रहे हैं ना। एंड सूजी, वैसे भी यहाँ पर कल रात को जो कुछ भी हुआ उसमें सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जैसे तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है। तुम तो एटलीस्ट मुझ पे बिलीव करती हो ना। सूजी कहती है कि मैं तो बस वहां पर इसलिए आई थी क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही ड्रंक थे और मुझे तुम्हारा ध्यान रखना था। तुम्हें मुझे माफ करना चाहिए कि मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। डेजी यहाँ पर गुस्से में अपने भाई से कह रही थी कि देखो, मैं कभी भी यहाँ पर उस औरत को अपनी सिस्टर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और अगर तुम्हें उसकी इतनी ही पड़ी है तो मैं तुम्हें भाई भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। एंड जैसे यहाँ पर सुहो कुछ बोलने वाला था तब तक वहां पर फू आ जाता है सूजी के लिए फ्लावर्स लेकर। तब यहाँ पर सूजी उसे बताती है कि माफ करना फू, पर अब मुझे यहाँ पर व्हाइट रोजेस नहीं पसंद हैं। फू कहता है कि अचानक से तुम्हें तो ये बहुत पसंद थे। एंड ये सुनते ही यहाँ पर सुहो कहता है कि मैं उसे बाद में फ्लावर्स भिजवा दूंगा। फू पूछने लग जाता है कि ये सब कौन है। एंड तब सूजी यहाँ पर उसे बताती है कि डेजी उसकी सिस्टर है और ये सुहो उसका कजिन है, जिसे सुनते ही यहाँ पर सुहो को गुस्सा आने लग जाता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर सूजी फू के साथ चली जाती है, जहाँ पर असिस्टेंट से सुहो पूछता है कि आखिर ये कौन था। तब असिस्टेंट बताता है कि वो मिस्टर फू थे। वहीं बाद में यहाँ पे वो अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए आया था, और डिनर करने से ज्यादा तो वो ड्रिंक कर रहा था, यही सोचते हुए कि आखिर फू और सूजी का रिलेशन क्या होगा। हान यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तुम्हें नहीं लगता कि जो एक बहुत ही अच्छी पर्सन है उसे डिवोर्स देकर तुम ठीक नहीं कर रहे हो, वो भी सिया के लिए, जो कि तुम्हें छोड़कर जा चुकी थी। तब यहाँ पर सुहो बताता है कि बात वैसी नहीं है, मैं उसे यहाँ पर उसकी फ्रीडम देना चाहता हूँ। और तुम्हारा मन कब से बदल गया, तुम तो शुरुआत में यहाँ पर सूजी के अगेंस्ट थे। हान बोलता है कि स्टार्टिंग में ना, अब तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि तुम दोनों की शादी किस रीजन की वजह से हुई थी, इसलिए मैं उसे हेट करता था। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया तो मुझे रियलाइज हो गया कि वो जेन्युइनली तुम्हारी कितनी फिक्र करती है, कितनी केयर करती है, और वो तुम्हें लाइक भी करती है। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में। और सुहो को यहाँ पर उस रात की बात याद आ रही होती है जब यहाँ पर सूजी नींद में किसी और पर्सन का नाम बोल रही थी। तो वो हान से सिंपली कह देता है कि देखो, वो इतने सालों तक मेरी फैमिली के साथ इसलिए थी बिकॉज उसे मदद की जरूरत थी। अब जब मैं ठीक हो चुका हूं तो मैं नहीं चाहता कि वो अभी भी कोई सफर करे। एंड तब तक वहां पर सिया आ जाती है। हान यहाँ पर सिया से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई। सिया कहती है कि मैंने घर से पता किया कि सुहो यहाँ डिनर करने आया है, इसलिए मैं भी उसे हाय बोलने के लिए आ गई। ऐसा बोलकर वो उसके बहुत क्लोज आकर बैठ जाती है, जहां पर सुहो उसे मेन्यू थमाता है कि तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम ऑर्डर कर सकती हो। एंड यहाँ पर सिया प्रॉन खाना चाहती थी और वो ये चाहती है कि सुहो अपने हाथों से उसे पील कर उसे खिलाए। हान को तो यहाँ पर गुस्सा ही आ जाता है। वो कहता है कि क्यों, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है जो तुम अपने हाथों से सब नहीं कर सकती। सिया बोलती है कि अरे मैंने बचपन से यहाँ पर प्रॉन को अपने हाथों से पील नहीं किया। बचपन में मैं और सुहो जब साथ में थे तब हमेशा सुहो ये मेरे लिए किया करता था, तो अब मैं क्यों करूं। एंड तभी यहाँ पे सुहो पील कर रहा होता है। एंड बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तो वो उसे अपने हाथों से खिला भी रही होती है, जहाँ पर हान से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था और वो ये सब कुछ को रोकना चाहता था। इसलिए वो सूजी को टेक्स्ट करता है कि इमरजेंसी है, दिए हुए एड्रेस पर आ जाओ। सूजी उसे पूछती भी है। हान उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस इस एड्रेस पर आ जाओ। एंड जैसे ही वो एंटर करती है वो देखती है कि कितने प्यार से यहाँ पर उसे अपने हाथों से खाना खिलाया जा रहा है। और ये देखते ही यहाँ पर सुहो तुरंत ही सूजी के पास चला जाता है, ये कहते हुए कि सिया तुम घर चली जाना, मुझे सूजी से कुछ बातें करनी है। और यहाँ पर सिया वाइन का ग्लास तोड़कर अपने हाथों को काट देती है, ये बोलते हुए कि सुहो मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, यहाँ पर मुझे ठीक नहीं लग रहा।
हान कहता भी है कि मैं लेकर चलता हूँ, लेकिन सिया यहाँ पर मना कर देती है कि सिर्फ सुहो ही मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएगा। एंड तभी यहाँ पर सुहो सूजी को एक्सप्लेन करता है कि देखो वो स्टेबल नहीं है, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी होगी। हॉस्पिटल से आने के बाद मैं यहाँ पर तुमसे बात कर लूंगा। ऐसा बोलकर वो सिया को लेकर वहां से चला जाता है। एंड यहाँ पर हान आकर सूजी से माफी मांगता है, ये कहते हुए कि मुझे शायद से आज तुम्हें बुलाना नहीं चाहिए था, बट मैं सिया से इरिटेट हो चुका हूँ। आखिर वो कब तक यहाँ पर अपना हक उस पर जताती रहेगी? तुम्हें कुछ तो करना होगा ताकि तुम्हारा हस्बैंड रह सके। सूजी उसे बोलती है कि ये कैसा हस्बैंड है जिसे यहाँ पर हस्बैंड बनाकर रखने के लिए मुझे कुछ करना पड़े, और वैसे भी अब जब यहाँ पर सुहो खुद सिया के पास जाना चाहता है तो मैं थोड़ी ना रोक सकती हूँ। वो उसकी मर्जी है, वो जो करना चाहे कर सकता है। वैसे भी हमारा डिवोर्स होने वाला है। एंड मन ही मन यहाँ पर हान सैड था इन बातों को लेकर, बिकॉज उसे पता है कि सूजी और सुहो एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। बट उन दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग सिया है वो एक बार हट जाए तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। एंड जब यहाँ पर वो लोग बाहर की ओर जाते हैं तब यहाँ पर सूजी नोटिस करती है कि अंदर बैठकर सिया उसे कैसे स्माइल पास कर रही है, जैसे कि यहाँ पर वो सब कुछ उसने जानबूझकर किया हो। एंड जरूर उसने जानबूझ के किया है। सुहो यहाँ पर सूजी को घर जाने के लिए कहता है, ये बोलते हुए कि मैं बाद में तुमसे बात करने आ जाऊंगा। सूजी मना करती है और तब तक वहां पर फू अपनी कार में आ जाता है, ये पूछते हुए कि अरे सूजी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो मैं तुम्हें राइड देता हूँ। एंड सूजी उसके साथ चली जाती है, जहां पर सुहो की जलसी और भी बढ़ जाती है। एंड जब यहाँ पर वो लोग कार से जा रहे थे तब सूजी यहाँ पर फू को क्वेश्चन करती है कि फू को कैसी लड़की पसंद है। वो तब यहाँ पर एक्सप्लेन करने लग जाता है कि उसे सूजी की तरह शांत और अच्छी लड़कियां पसंद हैं, जिसे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझ आता हो, और वो क्लेवर भी हो और साथ साथ यहाँ पर क्यूट भी। एंड जैसे ही यहाँ वो दोनों घर पे पहुंचते हैं, उसके पहले सुहो घर के बाहर था। वो कहता है कि अरे तुम्हारा कजिन तुम्हारे घर पर क्या कर रहा है, और यहाँ पर वो जबरदस्ती सूजी का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले जाता है, जहाँ पर वो उस पर चिल्लाता है। लेकिन सूजी बताती है कि ये मेरा घर है, और वो दरवाजा बंद कर देता है और सूजी के ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर यहाँ पर तुम उसे अप्रिशिएट करना चाहती हो, उससे क्लोज होना चाहती हो, इसे तुमने उसे ऐसा कहा ना कि मैं तुम्हारा कजिन हूँ, ताकि उसे हमारे बारे में पता ना चल पाए और वो तुम्हें अप्रोच भी कर सके। तब यहाँ पर सूजी फू के बारे में बता रही होती है कि फू का उनकी फैमिली के साथ पर्सनल रिलेशन है, वो दोनों फैमिली एक दूसरे को बहुत समय से जानती आ रही हैं। एंड 3 साल पहले यहाँ पर फू ने सूजी को जॉब ऑफर भी किया था, जिस चीज को यहाँ पर सूजी ने मना कर दिया था, बिकॉज यहाँ पर वो सुहो का ध्यान रख रही थी। सुहो यहाँ पर कहने लग जाता है कि 3 साल पहले मैं यहाँ पर एक अपाहिज इंसान था, तब तो तुम मुझे पसंद नहीं करती थी, लेकिन इन सब के बावजूद क्या तुम्हें अपनी मैरिज को लेकर बहुत रिग्रेट हो रहा है कि तुम ग्रेटफुल नहीं हो? एंड तब यहाँ पर सूजी बताती है कि नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तुम्हारे मॉम डैड ने मेरी ग्रैंडमा की जान बचाई थी, मुझे भारी भरकम मदद भी दी थी, और इन सब के बाद मैं तुम लोगों को लेकर बहुत ग्रेटफुल हूँ, मुझे रिग्रेट यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। बट सुहो यहाँ पर उसका पर्सनल रिस्पॉन्स सुनना चाहता था कि सूजी की फीलिंग सुहो के लिए कैसी है, जहाँ पर सूजी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। एंड सुहो समझ जाता है कि यहाँ पर सूजी उससे ना लाइक करती है और ना ही लव करती है। एंड वहीं दोस्तों यहाँ पर उसे सिया का कॉल आ जाता है। सिया उसे यहाँ पर कुछ पूछ रही होती है कि तब तक सुहो को ग्लास के गिरने की आवाज आती है, तो वो तुरंत ही फोन को छोड़कर सूजी की मदद करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो लोग हार्ट टू हार्ट कुछ कॉन्वर्सेशंस करते हैं, जिसे सुनते ही यहाँ पर सिया का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। एंड तब उसकी मॉम आकर पूछने लगती हैं कि आखिर हो क्या गया। एंड तब यहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, वो नानी उस घर पर 3 साल से सुहो का ध्यान रखने के लिए थी, और अब जब मैं वापस आ चुकी हूँ तब यहाँ पर सुहो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस सूजी की वजह से। आंटी कहती है कोई बात नहीं, मुझे तो लगा था कि शायद से यहाँ पर वो उस रीजन की वजह से तुम्हारी बात मान जाएगा, पर लगता है यहाँ पर ये भटक चुका है उस लड़की की वजह से, इसलिए तुम फिक्र मत करो, उसे यहाँ पर पर्सनली सबक सिखाना पड़ेगा ही। आंटी यहाँ पे कहने लगती हैं कि तुम फिक्र मत करो सिया, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। एंड सिया यहाँ पे अपनी मॉम से प्लानिंग के बारे में पूछती है। आंटी कहने लग जाती है कि तुमने बताया कि उसका फैमिली बिजनेस है, वो पुरानी पेंटिंग्स को रिस्टोर करती है, जिस चीज के लिए यहाँ पे उसका हाथ उसके लिए कितना प्रेशियस होगा। अब समझो कि जैसे उसका एक हाथ है ही नहीं, तो वो यहाँ पर कितनी तड़पेगी, और वो अपने उस हाथ के बिना एक बेरोजगार बन जाएगी, एक अनवैल्यूड पर्सन बन जाएगी। ये सुनते ही यहाँ पर सिया तो बहुत खुश हो जाती है एंड अपनी मॉम को इस चीज में सपोर्ट करने लगती है। एंड बाद में यहाँ पर सूजी वर्क कर रही थी कि इतने में एक डिलीवरी पर्सन आ जाती है, जिससे यहाँ पर सूजी सामान लेने जाती है, और उस समय वो पर्सन यहाँ पर सूजी का हाथ पकड़कर दरवाजे के बीच में बार बार उसे बैंग करने लगती है। सुहो जैसे ही देखता है तुरंत ही वहां पर आता है। असिस्टेंट उस डिलीवरी गर्ल को पकड़ लेता है, जहां पर वो लड़की माफी मांगती है कि उसका ध्यान नहीं था और गलती से हो गया।
सुहो इन्वेस्टिगेशन के लिए असिस्टेंट के साथ उस लड़की को भेज देता है और साथ साथ सूजी को तुरंत ही ले जाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पर बीच रास्ते में तो वो बेहोश भी हो जाती है। एंड यहाँ पर वही सपने के डर की वजह से सूजी होश में आती है, जहां पर सुहो उसे काम डाउन रहने के लिए कहता है। सूजी काम डाउन कैसे रह सके, उसके हाथ यहाँ पर ठीक होंगे भी या नहीं, इस बात का उसे कुछ पता नहीं है, और अब उसके फ्यूचर का क्या होगा। तब तक यहाँ पर वो उसे आराम करने के लिए कहता है, जहाँ पर कुछ समय बाद इंजेक्शन वाली चीज की वजह से वो सो जाती है। असिस्टेंट आकर यहाँ पर बताता है कि उस लड़की ने ये सब कुछ यहाँ पर अपने भाई को बचाने के लिए किया, जो कि जेल में सूजी की वजह से है, ऐसा उसका कहना है। जहाँ पर सुहो को पता होता है कि सूजी ऐसी पर्सन नहीं है जिसकी वजह से कोई यहाँ पर जेल में रह जाए, तो वो लड़की को यहाँ पे सच बोलने के लिए कहता है, बट वो डिलीवरी गर्ल सच बोलने के लिए रेडी नहीं थी। इसलिए यहाँ पर सुहो स्टील का रॉड उठाकर उसे धमकी भी देता है कि देखो, मैं यूजुअली यहाँ पर लड़कियों पर हमला नहीं करता, पर अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी एक टांग जिंदगी भर के लिए यहाँ पर डिसेबल कर दूंगा। डिलीवरी गर्ल फिर भी सच नहीं बता रही थी, बिकॉज उसे लगा नहीं था कि सुहो उसे सचमुच मारेगा। जहाँ पर वो उसके पैरों पर वार जरूर करता है और फिर वापस रिटर्न आ जाता है। एंड सूजी यहाँ पर जैसे ही उठती है, सुहो उसका ध्यान रखने लग जाता है। सूजी उसे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। सुहो कहता है कि देखो, प्रीवियसली यहाँ पर तुमने मेरा ध्यान दिया, अब टाइम आ चुका है जहाँ पर मैं तुम्हारा ध्यान दूं। वैसे भी डॉक्टर्स ने कहा है कि डेली मसाज की वजह से तुम्हारे हैंड्स का ब्लड सर्कुलेशन रहेगा और इस वजह से तुम बहुत जल्दी रिकवर भी कर सकती हो। सूजी को यहाँ पर अच्छा लगने लगता है कि सुहो उसका ध्यान रख रहा है। एंड इतने में यहाँ पर सुहो को सिया की मम्मा का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बुला रही होती है, उसे बताते हुए कि सिया के हाथ की इंजरी कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, इसलिए यहाँ से वो जाने वाला था। बट सूजी यहाँ पर उसे रोकती है, बिकॉज उसे पता होता है कि वो इंजरी इतनी सीरियस नहीं है, ऐसा हान ने भी उसे बताया था। और वहीं दूसरी तरफ सुहो पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, आज तक तुमने मुझे यहाँ पर रोका नहीं, तो तुम अब क्यों मुझे रोक रही हो। सूजी को पता होता है कि वो पहले उसे लेट गो कर दिया करती थी कि ठीक है जाओ, लेकिन कभी उसने उसे रोका नहीं था, तो वो सोचती है कि अगर मैं आज उसे रोकूं तो ये जरूर रुकेगा, जरूर मेरा साइड लेगा। बट सुहो यहाँ पर कहता है कि नहीं सूजी, सिया की इंजरी कुछ ज्यादा ही सीरियस है, मुझे जाना पड़ेगा, तुम अपना ध्यान फिलहाल खुद रख सकती हो। एंड ऐसा बोलकर वो चला जाता है, जहाँ पर सूजी समझ जाती है कि सुहो बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए टाइम आ गया है जहाँ पर सूजी को उसे लेट गो करना पड़ेगा। एंड तब यहाँ पर वो सिया के पास जाता है, जहाँ पर सिया की मॉम एक्सप्लेन करती है कि आखिर सिया के साथ ऐसा कैसे हुआ। एंड उन्हें किसी के ऊपर शक जा रहा है कि कोई जानबूझकर यहाँ पर सिया को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। सिया भी यहाँ पर इमोशनल बनने लगती है। तभी यहाँ पर सुहो अपना कार्ड उसे देता है एंड कहता है कि इसे अपने पास रखो, मुझे सूजी के पास जाना पड़ेगा, उसे मेरी जरूरत है। सिया उसे रोकती रहती है एंड कहती है कि प्लीज रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। सुहो कहता है कि देखो, तुम्हारे पास तुम्हारी मॉम है, सूजी के पास कोई नहीं है, उसे मेरी सख्त जरूरत है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। एंड यहाँ पर सिया पागलों की तरह गुस्सा हो जाती है कि ये सब कुछ यहाँ पर सूजी की वजह से हो रहा है और वो सूजी के पास ही जाता जा रहा है, मैं उसे बहुत हेट करती हूँ। एंड नेक्स्ट डे होते ही आंटी यहाँ पर जबरदस्ती सूजी के हॉस्पिटल रूम में आ जाती हैं और आते ही यहाँ पर सूजी पर चिल्लाने लग जाती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की लाइफ खराब हो चुकी है, सो सुहो उसकी लाइफ में आना नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम आज जिंदा नहीं होती तो आज सब कुछ ठीक होता। ऐसा बोलकर वो उसके हाथों पर भी वार करती है, जहाँ पर असिस्टेंट आंटी को रोकने की पूरी कोशिश करता है और उस समय यहाँ पर आंटी गुस्से में आकर उसके हाथ को और जोर से मरोड़ देती हैं, जहाँ पर सूजी भी कांच के गिलास से यहाँ पर आंटी का सिर ही फोड़ देती है। जहाँ पर आंटी गुस्से में आकर उसे हाथ से मारने वाली थी, बट सुहो आकर उनके हाथ को पकड़ लेता है। आंटी कहती हैं कि देख लिया सच्चाई उस लड़की की, जो कि तुम्हारे सामने कितनी इनोसेंट बनने का नाटक करती है। तुम देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पर इसने मेरे सिर पर वार करने की कोशिश की है, और आज अगर मैं मर जाती तो उसका रीजन सूजी होती। तब यहाँ पर असिस्टेंट सुहो को बता रहा होता है कि किस तरीके से सूजी तो नॉर्मली बस आराम कर रही थी, आंटी जबरदस्ती यहाँ पर रूम में आकर सूजी को प्रॉब्लम पहुंचाने लगी, उस पर चिल्लाने लगी, उसे ताने मारने लगी और साथ ही साथ उन्होंने उसके हाथ पर भी हमला किया है, जिसके गुस्से में आकर मैडम ने यहाँ पर एक्शंस लिए हैं। एंड सुहो भी यहाँ पर इस चीज को लेकर सूजी के साइड ही होता है, जहाँ पर वो आंटी को जबरदस्ती माफी मांगने के लिए कह रहा होता है सूजी से। आंटी कहती हैं कि मैं माफी मांगू, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, सिर से खून मेरा निकल रहा है और तुम चाहते हो कि मैं उस लड़की से माफी मांगू जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सुहो बोलता है कि गलती आपकी है, आप सूजी के पास आई हैं, आपने उसे यहाँ पे हर्ट किया। सूजी यहाँ पर शांति से आपकी बातें सुन रही थी, पर आपने उसे फिजिकली हर्ट करना चाहा तो आपके साथ थोड़ा ना यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। एंड सुहो को आंटी कहती हैं कि देखो, हम दोनों का फैमिली बिजनेस बहुत समय से रहा है, इसलिए बेहतर होगा अगर तुम यहाँ पर माफी मंगवा लो।
तो सुहो को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि आप धमकी देने की कोशिश किसे कर रही हैं। एंड तब तक वहाँ पे फू आ जाता है जो कि यहाँ पर सूजी को देखता है और उसे लगता भी है कि शायद उसने सूजी को कहीं तो देखा हुआ है। एंड तभी यहाँ पर वो सूजी से इन सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने लग जाता है एंड अपनी मम्मा की तरफ से भी माफ़ी मांगता है। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो, गलती यहाँ पर उस लड़के की है। एंड फू अपनी मम्मा को शांत करवाकर वहाँ से बाहर लेकर जाता है। आंटी बोलती हैं कि तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो जो इतना हक जता रहे हो। याद रखो कि तुम मेरे खुद के बेटे कभी हो नहीं सकते, इसलिए मेरे पर्सनल मैटर में यहाँ पर इंटरफेयर मत करो। ये लड़ाई मेरी और मेरी खुद की बेटी की है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी मम्मा को यानी कि स्टेप मॉम को आंसर बैक करता है। ये कहता है कि हाँ, जानता हूँ कि मैं आपका खुद का बेटा नहीं हूँ, लेकिन भूलिए मत, आपके हस्बैंड मेरे बायोलॉजिकल डैड हैं जिनकी ये कंपनी है। एंड मैं आपकी और आपकी बेटी की वजह से अपनी और अपने डैड की मेहनत को जाया होने नहीं दे सकता। इसलिए आप यहाँ पर कंपनी की रेपुटेशन को डाउन करेंगी तो मैं ज़रूर बीच में आऊँगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर मुझे यहाँ पर लीगल एक्शंस लेने पड़ेंगे। ऐसा सुनाकर वहाँ से वो चला जाता है। एंड दूसरी तरफ यहाँ पर सूजी सुहो को थैंक यू बोल रही थी एंड उसे पूछ रही थी कि आखिर यहाँ पर ये अपनी मम्मा को स्टेप मॉम क्यों बता रहा था। तब यहाँ पर सुहो उसे बता रहा होता है कि एक्चुअल में यहाँ पर वो उसकी स्टेप मॉम है। इस वजह से यहाँ पर वो आंटी उस घर की नैनी रहा करती थी, जिसके साथ साथ यहाँ पर धीरे धीरे अंकल का रिश्ता और आंटी का रिश्ता बढ़ने लग गया। एंड बचपन में यहाँ पर उसकी सिस्टर जो कि सबसे बड़ी सिस्टर थी वो गायब हो चुकी थी, जो कि अब तक नहीं मिल पाई है। एंड उसके बाद तो यहाँ पे वो रिश्ता एक शादी के रिश्ते में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पे ये फैमिली कहलाने के लायक भी नहीं रही है। इनमें आपस में यहाँ पर कितने डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, जहाँ पर आंटी और सिया एक तरफ और बाकी बेचारा फू एक तरफ रह जाता है। यहाँ पर सूजी सुहो से सिया की इंजरी के बारे में पूछने लग जाती है। तब यहाँ पर सुहो उसे बता रहा होता है वो सीसीटीवी का फुटेज जो कि उसने कैप्चर किया था, और वो सूजी से पूछता भी है कि क्या तुम इस पर्सन को जानती हो। सूजी कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें डाउट हो रहा है कि मैंने ये सब कुछ सिया के लिए करवाया होगा। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे बस लगा कि शायद से ये लड़का आयांग होगा। आयांग का नाम सुनते ही यहाँ पर सूजी को वो आग फायर वाली बात याद आने लग जाती है। वो सुहो से रेसिस्ट करती है कि नहीं, ये आयांग बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे ये अच्छे से पता है। एंड ये सुनते ही यहाँ पर सुहो को भी हर्ट होता है, जहाँ वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर बिलीव करता हूँ, मैं जा रहा हूँ बाहर यहाँ पर स्मोक करने के लिए। एंड यहाँ पर बाहर जाकर सुहो को हर्ट होता है कि सूजी अभी भी आयु को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। पर दूसरी ओर सूजी ये सोच रही थी कि आखिर वो पर्सन कौन हो सकता है जो कि सूजी के बदले यहाँ पर रिवेंज ले रहा है। वहीं दूसरी ओर नेक्स्ट डे बाद में सुहो जब मॉर्निंग में आता है तब सूजी उसे आसपास नजर नहीं आती और वो घबराहट के मारे चला जाता है पूछने के लिए। तब असिस्टेंट कहता है कि माफ करना, उन्होंने मुझे कहा था आराम करने के लिए, इसलिए मैं जा चुका था, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो भाग चुकी होंगी। और तब यहाँ पर वो आंटी के पास चला जाता है। आंटी कहती हैं कि क्यों, इतने साल तक तुमने मेरी बेटी का इस्तेमाल किया, उसे खुश नहीं रखा, और अब अचानक से तुम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। क्या तुम्हें किसी नानी की कमी महसूस हो रही है सुहो? तब सुहो यहाँ पर आंटी से कहता है कि आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैंने आज तक सूजी को यहाँ पर अपनी नानी नहीं माना है। एंड वहीं दूसरी ओर बाद में यहाँ पर वो ग्रैंडमा से बात करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश थीं। एंड इनफैक्ट ग्रैंडमा की अब यहाँ पर एक आखिरी इच्छा बची होती है अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन पड़पोते पड़पोतियों को देखने की, जहाँ पर सूजी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ग्रैंडमा को एक्सप्लेनेशन कैसे देगी। नेक्स्ट डे यहाँ पर वो सुहो से कह देती है कि वो वापस उन्हें सच्चाई बताकर रहेगी, और वो कहीं तो जा रही थी जहाँ पर सुहो भी जाने का इंसिस्ट करता है। तभी यहाँ पर सूजी उसे बता रही होती है कि वो आयु से मिलने के लिए जा रही है। एंड सुहो भी उसे देखना चाहता था, लेकिन वो लोग यहाँ पर ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान पे आ जाते हैं आयु के, जहाँ पर सुहो को हैरानी होती है कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ चल क्या रहा है। एंड तभी यहाँ पर वो सुहो को बता रही होती है कि जिस दिन उनकी बिल्डिंग में आग लगी थी उस दिन यहाँ पर आयु की जान जा चुकी थी, और आखिरी पर्सन जिसे उसने बचाया था वो ग्रैंडमा थी। आयु उस समय ग्रैंडमा को बचा रहा था और बस तभी यहाँ पर उसकी जान जा चुकी थी। इसलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कोई मरा हुआ इंसान किसी को हर्ट कर सकता है। सुहो कहने लग जाता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैंने उसके लिए इन्वेस्टिगेट किया है। एंड सूजी कहती है कि ठीक है, अगर तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ और वो आयु नहीं था तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं कभी भी तुम्हें ना मुझ पर और ना आयु पर इल्ज़ाम लगाने दूंगी। वो एक इनोसेंट पर्सन था जो कि किसी को हर्ट नहीं कर सकता, और ना जाने यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। और वहीं बाद में यहाँ पर वो उसे कहती है कि अब बस बहुत हो गया। सुहो कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। सूजी उसे बोलती है कि तुम्हारे और सिया के बीच जो कुछ भी है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ पर डिवोर्स सर्टिफिकेट आने के बाद एक दूसरे से शादी भी कर सकते हो,
मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि फिलहाल यहाँ पर मेरे साथ रहकर तुम अपनी लाइफ का भी टाइम वेस्ट करो और मेरा भी टाइम वेस्ट करो। इसलिए बेहतर ये होगा अगर हम चीज़ों को यहीं पर एंड कर दें। ऐसा बोलकर अपनी साइड से एंड कर सूजी वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर सुहो बहुत इमोशनल हो जाता है कि क्या अब सचमुच यहाँ पर सूजी को परसू करने का कोई मौका बचा नहीं है उसके पास। वहीं दूसरी ओर हम यहाँ पर देखते हैं आंटी को, जो कि सिया को खाना खिला रही थी और सिया खाना खाने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं थी। आंटी उसे कहती हैं कि देखो बात को समझो, अगर तुम खाओगी नहीं तो फिर तुम्हारी बॉडी अनहेल्दी हो जाएगी, तुम नॉर्मली यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर पाओगी। एंड सिया बता रही थी कि मॉम पूरा एक दिन बीत चुका है लेकिन अभी भी यहाँ पर सुहो मुझसे मिलने नहीं आया, तो जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पर सूजी के साथ ही होगा। आंटी कहती हैं कि तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। एंड यहाँ पर सिया सूजी को उस रिमोट प्लेस, दूर दराज वाली जगह पर भेजना चाहती थी जहाँ पर कोई भी सेलफोन्स या कुछ भी वर्कआउट नहीं करते। तभी यहाँ पर आंटी कहती हैं कि नहीं, वो सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी, तुम ये सब कुछ मत सोचो। बट मैं नहीं चाहती कि इन सभी चीज़ों में तुम फंस जाओ और तुम्हारा कहीं पर भी नाम आए। वैसे भी कोई तो है जो कि यहाँ पर सूजी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, न जाने वो कौन होगा। वहीं दूसरी ओर सूजी अपनी मॉम के साथ घर पर रहती है जहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं। सूजी तो अपने डैड को जानती भी नहीं थी, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग उसके डैड तो कब के मर चुके हैं। एंड यहाँ पर वो उन अंकल को देखकर हैरान होती है। आंटी जैसे ही अपने एक्स हस्बैंड को देखती हैं वो उसे वहां से भगाने लगती हैं। एंड अंकल कहते हैं कि ओ तो तुम दोनों साथ में मिली हुई हो, चलो अब मुझे यहाँ पर पैसे ट्रांसफर कर देना वरना मैं तुम्हारा सीक्रेट रिवील कर दूंगा। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। एंड यहाँ पर सूजी अपनी मम्मा से पूछने लग जाती है उन सीक्रेट्स के बारे में और उस पर्सन के बारे में। तब यहाँ पे आंटी बता रही होती हैं कि एक्चुअल में वो मेरे एक्स हस्बैंड हैं। एंड हाँ, वो किसी भी बातों पर तुम्हें कुछ भी बहलाने फुसलाने की कोशिश करें, उन पर ध्यान बिल्कुल मत देना और उनकी बातों पर भी ध्यान मत देना। ऐसा वो यहाँ पे बोलने लग जाती हैं, जहाँ पे उसी के साथ साथ वो सूजी को ये भी बताती हैं कि उसके जो डैड हैं यानी कि एक्स डैड, वो बहुत सारा पैसा हार चुके हैं गैम्बलिंग में। और जब जब ऐसा होता है तब वो यहाँ पर उनसे पैसे मांगने के लिए आते हैं, उन्हें धमकी देते हैं और कुछ भी बकवास करते हैं। एंड अब यहाँ पर सूजी का हाल ऑलमोस्ट ठीक हो चुका था, जहाँ पे वो एक बार फिर से धीरे धीरे अपनी पेंटिंग की शुरुआत कर लेती है। तब तक वहाँ पर डेजी आ जाती है एंड पूछती है कि बताओ 3 दिन बाद कौन सा स्पेशल डे है। सूजी को याद होता है कि उसकी मदर इन लॉ का बर्थडे है। डेजी बोलती है कि आई नो कि भैया और आपके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, बट मैं नहीं चाहती कि इस वजह से यहाँ पर मॉम का बर्थडे खराब जाए। वो तो आपको कितना एडोर करती हैं, अगर आप भी उस बर्थडे पर नहीं रहेंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सूजी कहती है कोई बात नहीं, मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। एंड फिर बाद में वो अपनी मॉम के लिए बर्थडे गिफ्ट सेलेक्ट करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी ओर आ जाती है सिया, जो उसे देखते ही कहने लगती है कि अरे वाह, तुम्हारा तो डिवोर्स हो चुका है और तुम्हें शर्म नहीं आती, अभी भी तुम यहाँ पर सुहो के पैसे इस्तेमाल कर रही हो। तब सूजी उसे जवाब देती है कि देखो सिया, मेरे पास खुद के पैसे हैं, और रही बात सुहो के पैसों की, तो हमारा डिवोर्स अभी हुआ नहीं है, मैं चाहूँ तो अभी भी उसके पैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। वहाँ सूजी एक बहुत ही प्रीटी सा बैग परचेज करती है। सिया तंज कसते हुए बोलती है तुम्हें पता भी है उस बैग की वर्थ कितनी है, चलो तुम्हारे लिए मैं पे कर देती हूँ। ऐसा बोलकर वो अपना कार्ड निकालती है, लेकिन सूजी के पास उससे भी महंगा कार्ड होता है। सिया कहती है अरे तुमने तो कहा था खुद से पे करोगी, पर आखिर में तुम्हें सुहो के पैसों की जरूरत पड़ ही गई। सूजी स्टाफ से पूछती है जरा बताना कि इस कार्ड के अकाउंट होल्डर का नाम क्या है। स्टाफ सूजी का नाम बताती है, जिससे सिया की बोलती बंद हो जाती है। सूजी कहती है तुम्हें खुद को मुझसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी मेहनत की कमाई है, ना कि मेरे डैड की। अगर तुम्हारे डैड के पास पैसे नहीं होते सिया, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता। सिया चिढ़कर बोलती है मैं तुमसे कभी खुद को कंपेयर नहीं करूंगी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरा सब्स्टिट्यूट हो। तभी वहां सुहो की मम्मा आ जाती हैं और ये सब सुन लेती हैं। वो सिया पर चिल्लाती हैं तुमने खुद को समझ क्या रखा है, तुम मेरे बेटे को 3 साल पहले उसके पैरालाइज्ड पैरों की वजह से छोड़कर चली गई थी, और अब जब वो ठीक है तो तुम वापस आ गई हो। तुम मेरी बहू सूजी के बराबर भी नहीं हो। सिया मक्खन लगाने की कोशिश करती है माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। आंटी साफ कह देती हैं मुझे माँ बुलाना बंद करो, आंटी कहोगी तो बेहतर है। आंटी सिया से कहती हैं सूजी सादे कपड़ों में भी उतनी ही खूबसूरत लगती है जितनी तुम इन महंगे कपड़ों में, क्योंकि उसकी इनर ब्यूटी बहुत अच्छी है। वह सिया के सामने ही सूजी को गिफ्ट देती हैं। बाद में डेजी जानबूझकर सुहो और सूजी को एक कमरे में बंद कर देती है ताकि उन्हें बात करने का मौका मिले। सुहो सूजी से सॉरी बोलता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर वहां से चली जाती है। इवेंट के दौरान सिया फिर से सूजी को उकसाती है कि सुहो के लिए सिर्फ वही परफेक्ट है, लेकिन सूजी उसे कल वाली बेइज्जती याद दिलाकर चुप कर देती है। वहीं दूसरी ओर
सुहो के डैड उस पर दबाव डालते हैं कि वो सिया से शादी कर ले ताकि कंपनी को प्रॉफिट हो। सुहो साफ मना कर देता है और कहता है कि वो सूजी से प्यार करता है। अंकल कहते हैं, सूजी को पैसे दे दो, वह मुंह बंद कर लेगी। सुहो जवाब देता है कि सूजी वैसी नहीं है और वो सिर्फ बिजनेस के लिए किसी से शादी नहीं करेगा। तभी वहां फेंग की एंट्री होती है, जिसे देखकर सूजी हैरान रह जाती है क्योंकि वो बिल्कुल आयु जैसा दिखता है। फेंग कहता है कि वो उसे नहीं जानता और अभी अब्रॉड से लौटा है। सुहो के डैड और उनका असिस्टेंट डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही फेंग को माउंटेन से धक्का दिया था। फेंग दरअसल बदला लेने वापस आया है। वो सिया के साथ हाथ मिला लेता है और प्लानिंग करता है। डिनर सीन में सुहो की मॉम सूजी की मॉम को देखकर पहचान जाती हैं। धीरे धीरे सच सामने आता है कि सूजी की मॉम ही अंकल की पहली पत्नी थी और सूजी ही उनकी असली बेटी है। सिया की मम्मा घबरा जाती हैं क्योंकि उन्होंने ही सूजी की मॉम को घर से निकाला था। क्लाइमैक्स में फेंग सुहो से बदला लेने के लिए उसे बुलाता है और सूजी भी वहां पहुंच जाती है। तब पता चलता है कि फेंग ही वो शख्स है जिसे सूजी ने पहाड़ से गिरने के बाद बचाया था और उसे आयु नाम दिया था। सिया वहां लाइटर लेकर सबको मारने की धमकी देती है, लेकिन फेंग उसे रोक लेता है और सुहो सूजी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल देता है। सुहो सिया को फाइनल गुड बाय कहता है और उसे बताता है कि वो उसकी हकीकत जानता है। अंत में सूजी की ग्रैंडमा को होश आ जाता है और पूरा परिवार खुश हो जाता है। सूजी सुहो से अलग होकर अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का फैसला करती है। ग्रैंडमा भी उसे आशीर्वाद देती हैं कि वो अपनी खुशी के लिए जिए। यही इस ड्रामा की फाइनल एंडिंग है।